I actually admire Mr. Gautam Adani the most. We want to be a precision manufacturing ancillary to my customers. And I can see your EBITDA margins last 3 साल में 10% से 19% हो गए. Is this a sustainable number from here onward? The plastic inside your fridge, washing machine, air conditioner are most likely be made by this company. The company name is Atharva Polyplast, and today we have with us the MD of the company, Mr. Anujit. India is also becoming a global exporter. Are you also using AI in your organization? 2020 में एक बहुत बड़ी यूएस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो गया टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर द प्रीमियम फर्नीचर कैटेगरी. वी वुड हैव डन ऑलमोस्ट 18 to 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस कैटेगरी. कितना EBITDA मार्जिन है अक्रॉस द वर्टिकल्स? एंड आप क्या क्या कंपोनेंट सप्लाई करते हो इन द चेयर? सर पॉलीमर इंजीनियरिंग वाला आई डू एवरीथिंग. इसमें है ना सस्ता या फिर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस वाला सवाल ही नहीं है. पहले चाइना ही बनाता था. चाइना वॉज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. बट कोविड ने दीज कंपनीज दे बिकेम अवेयर एंड नाउ दे वांट टू डी रिस्क their business opportunity. What is the best business advice that you got ever and from whom? What would be your message to your prospective investors? Why are you not supplying a full chair? We don't want to be a... Anujit, why are you doing the IPO right now? Is it just to unlock the value? What is the one biggest risk in your company? The risk is always factors which are not... Anujit, welcome to the podcast. So the objective of this podcast is to understand about your company in very simple terms and jargons को avoid करेंगे so that even a layman investor or 15-year-old kid can understand it. Yeah. Thank you Abhishek for having us over. मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूँ कि what we are doing. I'll try my best. Yes. अनुजीत, अपनी जर्नी को बताओ. How you started this company and अथर्व का मीनिंग क्या है? अथर्व इज़ एक्चुअली हमारे यहाँ पे गणपति का दूसरा नाम जो होता है श्री गणेश जी का, उसको अथर्व से बोला जाता है. मतलब इट इज़ अ नेम ऑफ लॉर्ड गणेशा. ओके. सो हमने स्टार्ट किया था अथर्व का जर्नी इन द ईयर 2014. 12 साल पहले हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया. एंड तब से वी आर इन दिस फील्ड ऑफ प्लास्टिक्स. सो बेसिकली तब उस टाइम पे प्लास्टिक मोल्डिंग वाज अ बूमिंग फील्ड. हमने कमोडिटी बिजनेस से स्टार्ट किया इस बिजनेस को. बट धीरे धीरे जैसे जैसे वी रियलाइज्ड कि नहीं, वी कैनॉट बी जस्ट एन इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी एंड वी हैव टू इवॉल्व द नेचर ऑफ आवर बिजनेस मॉडल. तो उस हिसाब से हमने डेवलपमेंट्स ऐड किए, डिज़ाइंस ऐड किए, इंजीनियरिंग ऐड किया. एंड टुडे वी आर नॉट जस्ट अ प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी बट वी आर मोर एन एंसिलरी टू इम्पॉर्टेंट ग्लोबल क्लाइंटेल. ओके. सो यू हैव यूज्ड टू टर्म्स, इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है एंड पॉलीप्लास्ट जो आपकी टर्म में आता है कंपनी के, वो क्या होता है? बहुत सिंपल वे में, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स है दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग जो ये सब बात कर रहे हैं. जी. सो पॉलीप्लास्ट का मतलब है पॉलीमर टेक्नोलॉजी. ओके. या इट इज़ मोर इनटू प्लास्टिक्स. और इंजेक्शन मोल्डिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग पॉलीमर्स या इंजेक्शन मोल्डिंग का जो ग्रैन्यूल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पार्ट्स, इनटू कंपोनेंट्स. जैसे आपने मुझे बोला कि रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स या एयर कंडीशनर के पार्ट्स. सो दीज इफ़ यू ओपन अ रेफ्रिजरेटर देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स विच कम फ्रॉम प्लास्टिक्स. आप देखेंगे तो वो प्लास्टिक मोल्डिंग से बनते हैं. सो द technology of converting raw material into these parts is called as injection molding. Injection molding. And I can see आपका जो qualification है is also into the polymer engineering, Yes. right? Yeah. It's a very rare degree. इंडिया Correct. में I don't think so much colleges भी prefer करते हैं. Correct. इसका इंडिया में क्या स्कोप है? एक्चुअली पॉलीमर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत नीश फील्ड है. Okay. बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि प्लास्टिक्स में भी इंजीनियरिंग की जा सकती है. बहुत लोगों के लिए प्लास्टिक इज़ अ वेरी वेरी एक रेगुलर कमोडिटी जैसा बन गया है. बट अगर हम लोग इसको प्रॉपरली स्टडी करें, एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. बिकॉज आपने जैसे देखा, आप सुबह उठते हो, टूथब्रश हाथ में लेते हो, वहाँ से लेके रात को सोने तक एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक्स आपके लाइफ में. सो प्लास्टिक इज़ अ वेरी वर्साटाइल फील्ड. अगर आप मेडिकल में जाओगे, डिफेंस में जाओगे, एरोस्पेस में जाओगे, तो प्लास्टिक्स कैन बी यूज्ड एवरीवेयर इन योर डेली लाइफ. बट उसको अगर प्रॉपर इंजीनियरिंग तरीके से किया जाए तो ही उसका वी कैन एक्चुअली हैव अ वैल्यू to the engineering of plastics.
ऑन एन एवरेज एक इंजीनियर अगर पॉली इंजीनियरिंग करता है सो कितना अर्न करते हैं इंडिया में? अगर पॉलीमर इंजीनियर करता है तो बहुत से मेरे जो क्लासमेट्स थे अभी सिंस वी वर इनटू बिजनेस, तो हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं. वी ऑलवेज वांटेड टू कम इनटू बिजनेस बिकॉज मेरे फादर ने प्लास्टिक्स का ही बिजनेस स्टार्ट करे थे. बट अगर मैं मेरे बैचमेट्स की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली माइग्रेटेड टू यूएस, टू जर्मनी, जिन्होंने आगे चल के अपने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया. बहुत सारे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले गए, जो लोग अभी प्लास्टिक्स के नैनो यूजेस के ऊपर में बात कर रहे हैं. एंड रेगुलर अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो एनीबडी स्टार्टिंग पैकेजेस उनको एक 12 से 15 लाख रुपए का तो स्टार्टिंग पैकेजेस मिल ही जाता है इस फील्ड के अंदर. अब्रॉड साइड ज़्यादा डिमांड है देन इन इंडिया. अब्रॉड साइड क्या होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा चलता है. Right. इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग चलेगा तो यूरोप एंड यूएस साइड में डेवलपमेंट्स चलते हैं. एंड डेवलपमेंट्स में जैसे हम लोग रेगुलर फील्ड में देखते हैं आईटी इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, ये काफ़ी क्वांटिटीज़ में आते हैं. बट प्लास्टिक इंजीनियरिंग समझने वाले लोग बहुत कम क्वांटिटीज़ में आते हैं. तो इनको बाहर जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और वो उस हिसाब से आगे चल के अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी करते हैं. ओके, तो इंडिया में अब डिमांड बढ़ रहा है इसका भी? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिया में भी अभी जैसे जैसे इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ ग्लोबल एक्सपोर्टर, वैसे वैसे इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रही है, डिज़ाइंस हो रही है. अभी लोग इंडिया में भी इनोवेटर्स बन गए हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया में भी अभी प्लास्टिक्स मेडिकल डिवाइसेस में हो या इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में हो, काफ़ी सारे जगह पे प्लास्टिक इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. अनुजित, जैसे आपने बताया था कि आपके पेरेंट ने बिजनेस था, तो दिस बिजनेस स्टार्टेड बाय यू या ये वही बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है? एक्चुअली मेरे फादर ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी प्रसाद के नाम से. Okay. तो वो खुद भी पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहले जॉब किया करते थे. तो जैसे टाइम मिला उन्होंने एक छोटे सेटअप में एक छोटी सी हैंड मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन जो थी वो अपने घर में हमने बैकयार्ड में लगा दी थी. और वहीं से उन्होंने प्रसाद के नाम से एक बिज़नेस चालू किया था. तो उसके बाद में जब मैं पॉलीमर इंजीनियरिंग पास आउट करके आया तो आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर इन अथर्वो पॉलीप्लास्ट. तो फ्रॉम देयर माई जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड. डिफरेंस क्या है दोनों कंपनीज में? दोनों कंपनी में डिफरेंस ये है कि वी आर मोर इनटू इंजीनियरिंग काइंड ऑफ प्लास्टिक्स एंड दे आर मोर इनटू कैप्स एंड क्लोजर वाले सेगमेंट में वो लोग ज़्यादा काम करते हैं. बट दोनों कंपनीज अभी एग्जिस्ट करती हैं? दोनों भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं. एंड आपका उस कंपनी में होल्डिंग है और यूर ओनली? नहीं, दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज़ है, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ है. तो एक दूसरे के साथ में ऐसा कोई एज सच रिलेशन नहीं है. कंपीट भी नहीं कर रहे आपस? नहीं, सेगमेंट ही डिफरेंट है, तो देयर इज़ नो कंपटीशन एट ऑल. ओके, अब बिजनेस मॉडल पे आते हैं. कैन यू वॉक अस थ्रू योर कंपनीज बिजनेस मॉडल? वर्टिकल्स क्या क्या हैं एंड ईच वर्टिकल में सिंपल वर्ड्स में विल डिस्कस क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं. करेक्ट. तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि वी स्टार्टेड 12 years बैक. तभी 12 साल पहले प्लास्टिक मोल्डिंग वॉज अ बूमिंग कैटेगरी. तो हमने इसमें स्टार्ट करा और जैसे जैसे वी गॉट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट होम अप्लायंस प्लेयर. तो उनके साथ में काम करते करते वन थिंग वी रियलाइज्ड कि हम लोग एक कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते और हम लोग एक कैटेगरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते. वो बिज़नेस काफ़ी कमोडिटाइज हो गया, काफ़ी कंपटीशन उस बिज़नेस में आ गई थी. दैट इज़ द रीज़न वाई हमने सोचा कि अगर हमको अच्छे मार्जिन्स करने हैं, अगर हमने जो इन्वेस्ट करा हुआ है, हमने बहुत अच्छा प्लांट लगाया है, हमने बहुत अच्छी मशीन्स एक्चुअली इन्वेस्ट करे थे. तो इफ़ वी वांट टू मेक मार्जिन्स वी हैव टू एक्चुअली इंश्योर कि हमारा जो बिज़नेस है वो डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन फोकस्ड हो. तो फिर हमने टीम्स हायर की इन डिज़ाइंस, इन डेवलपमेंट्स, इन मोल्ड डिज़ाइंस, और प्रोडक्ट इंजीनियर्स हमने हायर किए, प्रोग्राम मैनेजर्स हमने हायर किए, और हमने एक सेपरेट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया. और वो डिपार्टमेंट फिर हमारे आगे आने वाले बिजनेसेस को लीड करता रहा. तो हमने ग्रेजुअल शिफ्ट किया जो हम होम अप्लायंसेस कर रहे थे. दैट टाइम वी गॉट एक गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी हमको मिली, जिसमें हम लोग 2020 में एक बहुत बड़ी यूएस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो गया टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर द प्रीमियम फर्नीचर कैटेगरी. ओके, तो वी स्टार्टेड विथ कंपोनेंट्स, बट अभी हम लोग और स्टेप्स आगे चल के नाउ वी आर एक्टिंग एज एन एंसिलरी सप्लायर टू दैट कंपनी. ओके जी. सो
प्रायर लाइक स्टार्टिंग आपने करा एक बेसिक कंपनी में, राइट, उसमें भी क्या क्या लाइक फ्रिज के कंपोनेंट्स यू वर मेकिंग, करेक्ट। और किस तरह के कंपोनेंट्स यू वर डीलिंग विद? तो ये सिंस दे वर इनटू अप्लायंसेस, हम लोग फ्रिज के कंपोनेंट्स बनाते थे, वॉशिंग मशीन के, एयर कंडीशनर के। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक्स जाता है, तो रेवेन्यू इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का स्कोप है, वी कैन ग्रो सब्सटेंशियली। बट एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा कमोडिटाइज बिजनेस है, मार्जिन्स कम होंगे। मार्जिन्स बहुत कम है। ओके, सो आज की डेट में आपका रेवेन्यू जो है 100 रुपीज़ का लेट से, तो उसमें से कितना परसेंटेज किस डिवीजन से आ रहा है? जी, हमने जब शुरुआत किया था तो 100% ऑफ आवर रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम द होम अप्लायंस डिवीजन, बट अभी आज के डेट में 52% ऑफ आवर बिजनेस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्रीमियम ऑफिस फर्नीचर, और होम अप्लायंसेस में 25% ऑफ आवर बिजनेस इज कमिंग, और रिमेनिंग बाकी जो 25% है इसमें हमको इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज जो हम लोग देते हैं, जैसे हम लोग अगर किसी चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स को एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम लगता है, जैसे टूल्स बनाना, प्रिसीशन मोल्ड्स बनाना, उनके प्रोडक्ट्स को रीडिज़ाइन करना, ऑप्टिमाइज़ करना, टेस्टिंग करवाना। तो ये जो पूरा सेट है जिसको हम लोग एक इंजीनियरिंग पैकेज के जैसे सेल करते हैं, तो वहाँ से भी हमारा काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो लास्ट ईयर मे बी 26 वी वुड हैव डन ऑलमोस्ट 18 to 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस कैटेगरी। ओके जी। एंड अभी अक्रॉस दीज डिविजन्स जो डिस्कस करें, कितना एबिटा मार्जिन है अक्रॉस द वर्टिकल्स? अगर अप्रॉक्सीमेट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 4.5% मार्जिन होगा हमारे कमोडिटी बिजनेस में, दैट इज आवर होम अप्लायंस बिजनेस। बट प्रीमियम से हमको ऑलमोस्ट 15% नेट मार्जिन्स मिलते हैं। सो ये आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को यू आर सर्विंग दिस एग्जैक्टली। तो हमने, जैसे मैंने बोला कि वी माइग्रेटेड टू मोर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लेड बिजनेस मॉडल, तो वहाँ पे जो टीम हमने बना के रखी थी वो टीम अभी इस सेक्टर को ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए तो कर ही रहे, बट मोर एंड मोर न्यू क्लाइंट्स वी आर अप्रोचिंग विद दिस कंसेप्ट कि हम आपको सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं देंगे, हम आपका प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करके दे देंगे, और हम आपको पूरा प्रोडक्ट डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा लेके आएंगे, एंड वंस दैट इज अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही से करेंगे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको और सिंपल करते हैं। आई एम अ चेयर कंपनी, आई केम एट अथर्वा कि मेरी ये चेयर बनानी है। करेक्ट। सो इसमें आपका जो प्रीमियम ऑफिस चेयर वाले डिवीजन में कौन सा रेवेन्यू जाएगा, वर्सेस आप में कौन सी सर्विस ऑफर करोगे जिसके लिए इंजीनियरिंग वाले वर्टिकल में? करेक्ट। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग सिर्फ प्रीमियम ऑफिस फर्नीचर में काम कर रहे हैं, तो हम लोग जिन कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, दे आर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनीज इन दिस डोमेन। तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो टॉप 5 कंपनीज निकालेंगे तो ऑल दोज आर माय कस्टमर्स टुडे। ओके। तो वो कंपनी जैसे मेरे पास में आती है, तो उनको क्या है, इंडिया में तो उनका वो प्रोडक्ट है नहीं, तो दे वांट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो वो हमको ड्राइंग्स देती है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ चेयर जो हमको बनाना है। तो उसके कंपोनेंट्स के ऊपर में माय टीम मेंबर्स विल स्टार्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग देयर कंपोनेंट्स। तो वो कंपोनेंट्स हमारे टीम मेंबर्स एक 2D ड्राइंग से उसको प्रॉपर डेवलप करेंगे, 3D मॉडल्स बनाएंगे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग करेंगे, 3D प्रिंटिंग करेंगे, सॉफ्ट टूलिंग करेंगे। ऐसे करके वी विल गिव देम अ पायलट फेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। एक बार वो अप्रूव हो जाता है तो देन वी मूव ऑन टू प्रिसीजन टूलिंग्स। यहाँ पे हमारे टूल मेकर्स जो है वो प्रिसीजन टूल्स डिज़ाइन करेंगे। व्हाट इज प्रिसीजन टूल्स? हाँ, तो जैसे कोई भी पार्ट, प्लास्टिक पार्ट बनाने के लिए एक मोल्ड की ज़रूरत होती है, खांचा जो एग्जैक्टली। अगर अपन एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक खांचा लगता है। प्लास्टिक रॉ मटेरियल जो है वो ग्रैन्यूल फॉर्म में आता है, उसको उस सेट ऑफ मोल्ड में डाला जाता है, मेल्ट फॉर्म में, वो कूल हो जाता है एंड वो पार्ट वहाँ से निकल के आ जाता है। अगर आप हमारे कंपनी का वीडियो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ मोल्ड इज एंड हाउ द प्रोडक्ट कम्स आउट फ्रॉम द मोल्ड। तो वो जो मोल्ड है ये बहुत हाई टेक्निकल चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर में बहुत सारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जाता है, बहुत सारा इंजीनियरिंग होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। पूरा प्लास्टिक के जो भी डायमेंशंस है ये मोल्ड डिफाइन करेगा कि किस लेवल का पार्ट यहाँ से निकलेगा। तो वो मोल्ड्स भी हम ही बनाते हैं इन लोगों के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इनका डिपेंडेंसी भी हमारे ऊपर इन रीजंस के वजह से ज़्यादा हो जाता है, एंड रिलेशनशिप भी अच्छा होता है इसके वजह से। अनुजित, प्रीमियम फर्नीचर के सेगमेंट में आप क्या क्या करते हो? जी, पहले अभिषेक ये समझना ज़रूरी है कि प्रीमियम सेगमेंट क्या है फर्नीचर का।
बहुत लोगों को ये विजुअलाइजेशन होता है कि जब हम लोग प्रीमियम बोलते हैं तो वो जो बहुत बड़े फोमिंग वाले चेयर्स और वैसा नहीं होता. इट इज़ नॉट अ लग्जरी सेगमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट जब हम इसको प्रीमियम कैटेगरी ऑफ ऑफिस फर्नीचर बोलते हैं, वो इंडिया में प्रीमियम है बिकॉज द प्राइसिंग्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज़ वेरी हाई. अगर अनऑर्गेनाइज मार्केट से कोई चेयर आता है ना, तो उसका प्राइस रहता है अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़ का. अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है जिसने कोई ब्रांडिंग दिया हुआ है, तो उसका प्राइस होगा 8,000 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम. बट हम जिन क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे हैं, ये जो ग्लोबल मल्टी बिलियन डॉलर जो क्लाइंट्स है, इनका चेयर का प्राइसिंग जो है एवरेजली दिस विल बी स्टार्टिंग एट 1.25 लाख रुपीज़. तो ये 2 लाख रुपए तक चेयर जाता है. एंड गोज अप टू कैन गो अप टू 3 लाख 3.5 लाख रुपीज़ का भी चेयर्स आते हैं इनके. द रीज़न बीइंग कि इन्होंने अपने चेयर में बहुत ज़्यादा साइंस डाला हुआ है. द साइंस ऑफ सिटिंग दे कॉल इट. बैठने का भी एक तरीका होता है जिसकी वजह से दिस चेयर्स आर एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड. और उस डिज़ाइन, एक चेयर डिज़ाइन करने के लिए लोग 3-3 साल तक अपना पूरा टीम इसके ऊपर लगाते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई इनके चेयर्स पे ये लोग इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू, इतना अच्छा वारंटी और इतना अच्छा क्वालिटी फिनिशेस वो सब दे पाते हैं. दैट इज़ द रीज़न दे कम इनटू द प्रीमियम कैटेगरी. तो ये प्रीमियम चेयर होता है. तो अभी प्रीमियम चेयर में हम इनको कैसे सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग इनके लिए जो इंटीग्रेटेड असेंबलीज बना रहे हैं, कंपोनेंट्स तो बना ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड असेंबलीज बना रहे हैं. सो वी एक्ट एज एन एंसिलरीज टू दीज कंपनीज. तो हमारे सिस्टम्स इनके चेयर्स में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसके वजह से दे कैन एक्चुअली असेंबल अ कंप्लीट चेयर इन देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया. ओके, सो ये चेयर्स इंडिया में बिकती इतने महंगे चेयर्स? एग्जैक्टली अभी ये दिस इज़ द राइट क्वेश्चन. तो क्या हो जाता है ना, इंडिया में भी अभी क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है. पहले क्या होता था कि इंडिया में अभी भी प्राइस कम्पिटिटिवनेस एंड प्राइस पॉइंट इंडिया के लिए है ही. राइट. बट द सेकेंड थिंग क्या हो रहा है ना, देर आर लॉट ऑफ रियल इस्टेट और ऑफिस एब्जॉर्प्शन सेक्टर में लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग इन, लॉट ऑफ IT सेक्टर्स आर ग्रोइंग, बैंकिंग सेक्टर्स आर ग्रोइंग, जो सर्विस सेक्टर्स है वो ग्रो हो रहे हैं. एंड देर इज़ लॉट ऑफ GCCs कमिंग इन इंडिया. तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ये MNCs होती है जो इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करती है एंड दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू n नंबर ऑफ पीपल. मतलब एक GCC जैसे कोई एक GCC पुणे में लॉन्च हुई थी, 20,000 एम्प्लॉयज़ एक साथ रिक्रूट हुए थे एक ऑफिस बिल्डिंग में. तो ये लोग क्या है ना, दीज पीपल इनके ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है, उनके पास में ये अवेयरनेस आ गया है कि बॉस मैं सबसे ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड करता हूँ तो ऑफिस में करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ तो चेयर पे करता हूँ. तो दिस इज़ वेयर एक्चुअली, जैसे ये बोलते हैं कि द साइंस ऑफ सिटिंग, दिस कम्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हीज वेलबींग. नहीं तो हम लोग जो ये अनऑर्गेनाइज चेयर पे बैठते हैं, ये जो जिसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं, कोई वारंटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, तो उसमें क्या होता है ना, एक 5, 6, 8, 10 साल के बाद में द एम्प्लॉय स्टार्ट्स बैक पेन हो रहा है. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैक पेन मुझे क्यों स्टार्ट हुआ है. बट उसका रीज़न जो है वो ये है कि वो पिछले इतने साल से ऐसी चेयर पे बैठा हुआ है जिसका कोई डिज़ाइन फीचर था ही नहीं, जिसके उसके बैक को किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया है. तो दैट इज़ द रीज़न वाई अभी ऑफिसेस तो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे लोकेट हो रहे हैं, अपस्केल पार्ट्स ऑफ सिटी में उनको अपना ऑफिस चाहिए, बट ऑफिस के अंदर में इनको चेयर कोई भी चली, तो एम्प्लॉय को ये अवेयरनेस आ गया है. तो एम्प्लॉयज़ भी अभी डिमांड करते हैं कि नहीं सर, मुझे अभी चाहिए तो मुझे इस कंपनी का चेयर चाहिए, मुझे उस कंपनी का चेयर चाहिए. एंड नॉट जस्ट वन एम्प्लॉय इज डिमांडिंग, पूरा जब कलेक्टिव डिमांड आता है ना, तो देन ऑफिसेज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नहीं यार, हम लोग वी हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर अच्छा डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट है तो वो प्रीमियम पे ही मिलेगा, एंड दे इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो प्रीमियम फर्नीचर वाले जो मेरे क्लाइंट्स है, दे आर ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 19-20% CAGR. एंड हमारा रिलेशनशिप और इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. ग्लोबली तो दे आर वेरी वेरी बिग. मतलब ग्लोबली तो सिर्फ इन्हीं की चेयर्स बिकती है, देयर इज नो अदर प्लेयर इन द मार्केट. बट इंडिया में भी दे हैव स्टार्टेड, पीपल डोंट नो अबाउट देम, बट उनका कैंपेनिंग चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है, एक्सपीरियंस सेंटर्स ओपन हो रहे हैं मेजर मेट्रोज में. तो लोगों को धीरे धीरे ये कैटेगरी भी पता चलेगी कि प्रीमियम क्या होता है, एंड देन दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्रीमियम और ये जो अनऑर्गेनाइज वाले चेयर्स है इसमें डिफरेंस क्यों है. वंस दे अंडरस्टैंड दैट ना, तो
पहले तो आईफोन भी लोगों को महंगा लगता था, अभी तो सभी के पास में होता है। तो वैसे ही ये होने वाला है। कल जाके है ना, लोग मेरे पास हरमन मिलर का चेयर है, ये फ्लॉन्ट करेंगे कि नहीं यार आप कौन से चेयर पे बैठते हो, आई सिट इन हरमन मिलर चेयर। तो दिस इज व्हाट प्रीमियम सेगमेंट इज ऑल अबाउट। बिकॉज एन एक एम्प्लॉय ऑफिस में 8 to 10 hours डिवोट करता है ऑन दैट चेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस सेगमेंट 1 लाख 1.5 लाख का चेयर, इट्स समथिंग एब्जॉर्ब नहीं होता कि ये ट्रेंड बनेगा। सर ऐसी जब मर्सिडीज जब इंडिया में आई थी तो मारुति 800 चल रही थी, तभी लोगों को यही लगता था यार लोगों के पास अभी तक पहली कार नहीं है और मर्सिडीज लॉन्च हो गई है तो ये कौन खरीदेगा। बट आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो मर्सिडीज इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज क्या है ना, दे वर नेवर इन द मार्केट टू compete with मारुति। सिमिलर वे में दीज पीपल दे हैव नॉट कम इन द मार्केट टू compete with 3,000 रुपीज का चेयर। They are competing with people or offices, or they want to promote their chair in those kind of offices जहाँ पे investment is only a computer and a chair। आप समझ रहे हो? Because employee का well-being is ज़्यादा important। If the employee is not happy with the sitting, उसका performance तो वैसे ही खराब होने वाला है। तो लॉन्ग रन में ना these chairs पे। सेकेंड पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग है ना चेयर के ऊपर जो वारंटीज देते हैं दैट इज ऑलमोस्ट अप टू 12 to 15 ईयर्स। जैसे मैं कल बता रहा था 14 साल को तो अपने इधर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, 15 साल की तो वारंटीज दे रहे हैं ये लोग इसके ऊपर। सो अगर 15 साल की वारंटीज दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जो भी चेयर खरीद रहा है इट इज़ एन एसेट, इट इज़ एन एसेट टू द कंपनी एंड इट इज़ अ लॉन्ग डिप्रिशिएटिंग एसेट। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट में ये हो रहा है, 15 साल का इसका लाइफ है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इनका खरीदने वाला एक कैटेगरी है एंड दे ओनली प्रिफर दीज काइंड ऑफ चेयर्स। एंड इवेंचुअली जैसे जैसे लोगों को इस चेयर्स के बारे में अवेयरनेस आएगा ना, वैसे वैसे दीज चेयर्स विल बी लाइक बूमिंग इन द मार्केट। यू जस्ट सी इंडिया में पूरा प्रीमियराइजेशन का थीम चल रहा है। इफ यू लुक एट कार्स, वॉचेस, फ्लैट्स, इवन लग्जरी सब कुछ है। सो दिस स्टोरी इज अलाइनिंग विद दैट ओनली कि इंडिया में हर चीज़ पे अब पीपल आर स्पेंडिंग। एब्सोल्युटली। आज अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया इज करंटली द बिगेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री और कैप्टिव कंजम्पशन इतना मैसिव हो रहा है ना कि अभी जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल आप देखेंगे ना तो ये एंट्री लेवल कार्स नहीं बिक रही, एसयूवीज बिक रही है ज़्यादा। अभी 1 BHK नहीं बिक रहा है, 3 BHK 4 BHK वाला क्लास जो है ज़्यादा हो गया है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई अभी लोगों को है ना दे वांट प्रीमियम। कोई भी चीज़ हो दे वांट अ प्रीमियम एंड दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके अंदर में आपका वेलबींग डिफाइन हो रहा है। बिकॉज कल जब बैक पेन के लिए डॉक्टर का चक्कर लगेगा तो 2-3 अपॉइंटमेंट्स में तो चेयर का कॉस्ट निकल जाएगा, ये रियलाइजेशन बाद में होगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई लोग बोलते हैं आज ही स्पेंड करेंगे सो दैट मेरा वेलबींग तो एटलीस्ट इंटैक्ट रहे उसमें। इवन आई ट्रैक 200 कंपनीज। सो इंडिया में क्या हो रहा है, जो टॉप ऑफ द पिरामिड वाली कंपनीज हैं जो लग्जरी कैटेगरी में काम कर रही हैं, दे आर डूइंग वेल, बट जो बॉटम में दे आर स्ट्रगलिंग। करेक्ट। सो डिफरेंस इज गेटिंग वाइडर जो पर कैपिटा का इन द इनकम सेगमेंट। करेक्ट। एंड जो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ये कंपनीज हैं दैट यू सेड, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो ग्लोबली भी आर सोर्सिंग योर कंपोनेंट्स जो बाहर सेल कर रहे हैं और जस्ट इन इंडिया? नहीं, अभी दोनों तरफ में हम लोग कर रहे हैं। इंडिया का कंजम्पशन इज़ हायर बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन इंडिया। यूएस का जियोपॉलिटिकल चीज़ों के वजह से दे हैव जस्ट स्टार्टेड। तो 10% ऑफ आवर बिजनेस विद देम इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप कैटेगरी, बट 90% इज स्टिल कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। एंड इंडिया ही अभी इनका फोकस एरिया है टू ग्रो ऑल्सो। अभी तो इन्होंने जस्ट एक मॉडल लॉन्च किया हुआ है इंडिया में। अभी तो दे हैव ऑलमोस्ट 15-20 मॉडल्स इन द पाइपलाइंस। तो धीरे धीरे जैसे ये बाकी के मॉडल्स इंडिया में लॉन्च करेंगे वैसे वैसे वी विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मल्टीपल टाइम्स। अभी मैं एक चेयर के कंपोनेंट्स दे रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू एक चेयर से आ रहा है, जब दूसरा आएगा तो मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा बिकॉज देयर आर 2 मॉडल्स। ऐसे दे हैव ऑलमोस्ट 15-20 मॉडल्स विथ ईच प्लेयर एंड आवर बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 1 कस्टमर। हमारे पास में 6 प्लेयर्स है हु आर द टॉप लीडर्स इन दिस डोमेन। तो सबके पास से हमको मल्टीपल फोल्ड ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी। ऑल दीज आर द ग्लोबल कंपनीज। ऑल दीज आर ग्लोबल कंपनीज। अभी मेरे बुक्स में होम अप्लायंस वाला प्लेयर छोड़ के एवरीबडी इज MNC है, सब ग्लोबल जायंट्स है अपने अपने रीजन में।
एंड आप क्या क्या कंपोनेंट सप्लाई करते हो इन द चेयर, लेट्स से हैंड, मतलब इन टर्म्स ऑफ सो पॉलीमर इंजीनियरिंग वाला आई डू एवरीथिंग. सो अगर आप देखेंगे तो बैक जो सबसे बड़ा Back, कंपोनेंट right. है, सीटिंग्स जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, उसका पूरा इंटीग्रेटेड असेंबली है. सो फोम्स वी गिव, मेटल पार्ट्स वी गिव, असेंबलीज वी गिव फॉर द सीट. तो ये बस प्रोडक्ट को उन्होंने बॉक्स में रखना है और साइड पे भेज देना है. आर्म्स अगर आप देखेंगे जिसके ऊपर आर्म्स रखते हैं, तो 4D आर्म्स तक पूरा डेवलपमेंट हमने किया है. और वो 4D आर्म्स तक पूरा सिस्टम हमारा चाहता है उसके अंदर में. स्टार बेस जिसके ऊपर में चेयर रहती है, द स्टार बेस, दैट इज ऑल्सो आर प्रोडक्ट. देन द हेडरेस्ट इज आर प्रोडक्ट. लंबर जो आपको बैक को सपोर्ट करता है, दैट इज आवर प्रोडक्ट. सो ऑलमोस्ट एक चेयर के अंदर में वी टेक ऑलमोस्ट आई कैन से 35-40% ऑफ द चेयर्स प्रोडक्ट्स. नो, लेट्स से अगर 1 लाख की वॉच है, उसमें से सॉरी 1 लाख की चेयर है, उसमें से कितना परसेंटेज इस जो कंपोनेंट्स की वैल्यू यू आर सप्लाइंग? नहीं, 1 लाख की चेयर तो उनकी सपोज रिटेल का ये हो गया. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉग्स, आई एम श्योर आई कैनॉट से द एग्जैक्ट नंबर, टेंटेटिव, but I'll say that almost 25% is their COGS value, and out of that I'll be giving almost 10% मेरे कंपोनेंट से आएगा उसमें. नहीं, जो उनकी कॉग्स है, जो उनकी वैल्यू जो है, उनका COGS, फॉर एग्जांपल if the COGS chair है. is costing 1 lakh rupees, COGS will be 25,000 rupees. I'll be supplying almost 10,000 rupees के components in that. ओके, Yeah, दैट इज ऑलमोस्ट 40%. 40% of the COGS value. ओके, एंड इन प्रीमियम ऑफिस फर्नीचर ओनली यू आर वर्किंग ऑन चेयर्स, या और भी चीज़ों पे यू आर वर्किंग ऑन? प्रीमियम ऑफिस फर्नीचर में सिटिंग इज़ द मेजर प्रोडक्ट वी आर वर्किंग ऑन. बाकी जो फर्नीचर होता है उसमें वुडन फर्नीचर्स ज़्यादा होते हैं. तो दैट इज़ नॉट आर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, या फोकस हमारा उस पर नहीं है. वी आर मोर फोकस ऑन सिटिंग. सिटिंग कैसा रिकरिंग बिजनेस है एंड ग्रोइंग बिजनेस है इनके लिए भी. Why a global chair company would come to Atharva if they also have options for Chinese players जो बहुत सस्ते में बना के देंगे, quality is also best for the Chinese. Why are they coming to you? सर इसमें है ना सस्ता या फिर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस वाला सवाल ही नहीं है. Okay. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज अ ग्लोबल शिफ्ट इज हैपनिंग. पहले चाइना ही बनाता था. चाइना वाज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पैंडेमिक के पहले. तो चाइना से ही सब कंपोनेंट्स यूएस भी जाते थे, इंडिया भी आते थे, यूरोप भी जाते थे. सभी जगह पे चाइना ही वाज द ओनली सोर्स फॉर देम. बट कोविड ने दीज कंपनीज दे बिकेम अवेयर एंड नाउ दे वांट टू डी रिस्क देयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सोर्सिंग वाला कंसेप्ट उन्होंने चेंज कर दिया. नाउ चाइना +1 वाला अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मार्केट में आ गया. एंड इंडिया ने जो इकोसिस्टम बनाया है, मे बी सप्लायर्स का या स्किल्ड मैन पावर का या इंजीनियर्स का, ये जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया को बहुत अच्छा चांस मिला. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दीज प्लेयर्स दे सेटअप देयर बेसिस इन इंडिया. अभी इंडिया में अगेन ड्यूअल एडवांटेज है. जैसे मैंने बोला कैप्टिव कंजम्पशन इंडिया में भी कंज्यूम हो रहा है, प्लस इंडिया से बना के एक्सपोर्ट भी होगा. दैट इज़ द रीज़न वाई दे सेटअप देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया. और यहाँ से मतलब दे हैव टेकन बोथ द एडवांटेजेस. इंडिया एज एन एक्सपोर्टर भी चालू हो जाएगा एंड इंडियाज कैप्टिव कंजम्पशन विल ऑल्सो बी टैप्ड. ओके, एंड क्वालिटी सेम है जो लेट्स से चाइनीज से पहले वो बनवा रहे थे? सर ये ग्लोबल प्लेयर्स है ना, तो इनका क्या है, जैसे मैंने बोला कि 10% ऑफ आर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो ऐसा नहीं होता है कि एक्सपोर्ट के लिए नॉर्म्स आर डिफरेंट. इंडिया में दो या एक्सपोर्ट में दो, दे वांट वन चेयर क्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब, फिर कहीं पे भी जाए. सो दैट इज़ द रीज़न वाई अगर चाइना से भी आएगा, इंडिया से भी आएगा, द क्वालिटी विल ऑलवेज बी सेम. यूएस में भी बनेगा, द क्वालिटी विल ऑलवेज बी सेम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग कंपनीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इनका एक क्वालिटी नॉर्म्स होता है, एक SOP होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम्स होते हैं. तो दे विल ऑलवेज फॉलो दिस सिस्टम्स. इसमें क्या है ना, सेफ्टी ऑफ द चेयर, वारंटीज ऑफ द चेयर, दीज आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज फॉर देम. ओके, अथर्वा का कॉम्पिटिटर कौन है इन इंडिया वर्सेस ग्लोबली? सर इंडिया में वी आर द ओनली प्लेयर हु इज एसोसिएटेड विद दीज कंपनीज. तो इंडिया में आज के डेट में all these players they are actually partnered with us. अभी हम लोग इनका ancillary suppliers बन गए. तो currently we don't have a competition in India, but yes हमारा next competition is coming from China because बहुत सारे components अभी भी China से आ रहे हैं. तो that is again an opportunity for us जिसमें हम लोग
और डेवलपमेंट करेंगे. अभी कुछ प्रोडक्ट्स चाइना के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है विच हैज़ बीन डिजाइंड बाय द चाइनीज सप्लायर्स. तो दिस इज़ वेयर आई वांट टू फोकस ऑन. मेरा जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का टीम है दैट विल बी फोकसिंग ऑन दीज काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, जो हम लोग इसको डिज़ाइन करें, हम लोग इसको बेटर वे में बनाए एंड देन आई स्टार्ट सप्लाइंग टू दीज कंपनीज. तो ये वाला भी अपॉर्चुनिटी वी आर डेफिनेटली एक्सप्लोरिंग. इंडिया में जो कंपोनेंट्स सेल होते हैं और आई वुड से जो चेयर्स सेल होती हैं लग्जरी कंपनीज की, उसका एक्सक्लूसिव टाइप है आपके साथ? हाँ, हमारे पास लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं इनके साथ में. एंड जैसे मैंने बोला, नाउ वी आर एन एंसिलरी टू देम. अगर मैं पार्ट्स नहीं दूंगा तो इनके चेयर्स नहीं बनेंगे ऐसे कंडीशन में. बट दैट इज़ नेवर द केस. हम लोग डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि कोई इंडियन सप्लायर के ऊपर उन्होंने इतना ट्रस्ट किया एंड वी फेल टू डिलीवर. सो दिस विल नेवर बी द केस इन आवर केस. ओके, सो योर राइट नाउ रेवेन्यू 50% आ रहा है होम अप्लायंसेस से, 25% इज कमिंग फ्रॉम प्रीमियम चेयर एंड रिमेनिंग इंजीनियरिंग से. नो सर, आई विल करेक्ट यू. उल्टा हो गया. पहले हमारा 100% होम अप्लायंसेस से आता था. अभी 51% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम प्रीमियम चेयर्स. ओके, 15 प्रीमियम, 25 इज कमिंग फ्रॉम होम अप्लायंसेस. ओके, एंड गोइंग फ्यूचर में आप किस सेगमेंट पे यू आर फोकसिंग मोर? अभी यस, तो ये वाला इवोल्यूशन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्टोरी. पहले जैसे मैंने बोला कि हम लोग बेसिक कैटेगरी में काम कर रहे थे. 12 साल पहले इंजेक्शन मोल्डिंग वाज समथिंग न्यू, बड़ा अपॉर्चुनिटी था. तो वी स्टार्टेड इन द बेसिक इंजेक्शन मोल्डिंग कैटेगरी. जैसे जैसे हमको पता चला कि दिस विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म, कम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है मार्केट में, देयर आर न्यू कंपनीज पॉपिंग अप. तो हमने क्या करा, हमने वी इन्वेस्टेड इन डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो उसमें हमने इन्वेस्ट किया और ये सेगमेंट को, प्रीमियम फर्नीचर वाले सेगमेंट को क्रैक किया. नाउ वी हैव ऑल बिग प्लेयर्स विद अस करेंटली. अभी नाउ वी वांट टू मूव वन स्टेप अप द वैल्यू क्रिएशन चेन. अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स खुद डिज़ाइन कर रहे हैं विच विल बी आवर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स. सो दिस इज़ वन स्टेप दैट वी हैव टेकन. हमने 1-2 साल बहुत मेहनत करी है. वी हैव डेवलप्ड वन वेरी हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट फॉर अगेन अ यूएस कंपनी. $9 मिलियन का प्लेयर है यूएस में. और वो प्रोडक्ट अभी प्रोडक्शन फेज में, इस साल के एंड तक प्रोडक्शन फेज में आएगा. नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दिस विल बी 100% एक्सपोर्ट बिजनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड एन एडिशनल एंड हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम जो हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में. ओके, सो अभी योर मार्जिन्स कितने हैं, एबिटा मार्जिन्स? एट प्रेजेंट बुक्स में 19% अप्रोक्सीमेटली EBITDA मार्जिन है. एंड यू आर फोकसिंग मोर ऑन एक्सपोर्ट साइड, सो ये मार्जिन्स भी इंक्रीज होंगे, राइट? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये वाले जो प्रोडक्ट्स है ये हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है. सो यहाँ पे वी कैन एक्चुअली कमांड बेटर प्राइसिंग एंड बेटर मार्जिन्स. तो हम लोग अभी उसी प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं जहाँ पे वी गेट एन नेट मार्जिन्स ऑफ मोर देन 17-18% का नेट मार्जिन्स हो, देन ओनली वी विल टेक इंटरेस्ट. तो ये हमने एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बना लिया है. एंड माई न्यू बिजनेसेस should be more design oriented and engineering oriented. This is what we want to do. We want to do, forward integration offerings to the customer. हम लोग बोलते हैं उनको कि सर हम डिज़ाइन करके आपको दे देंगे प्रोडक्ट. सो दिस इज़ व्हाट माय नेक्स्ट स्टेप्स आर गोइंग टू बी. एंड अभी एक्सपोर्ट से करंटली कितना रेवेन्यू आ रहा है? सर एक्सपोर्ट से प्रीमियम वाले कैटेगरी में 10% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग, बट इट इज़ अगेन डीम्ड एक्सपोर्ट बिकॉज हम हमारे कस्टमर्स को इंडिया में सेल कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इट डज नॉट शो इन द बुक्स. एक छोटा सा पार्ट है एक्सपोर्ट का विच वॉज देयर इन आवर बुक्स. बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स व्हाट वी फोरसी इज दैट 20-25% रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स. 20-25%? जी. And it would be high margin, right? Exactly. Okay. And you are supplying only components to this premium chairs company. Why are you not supplying the full chair? If you look at the companies like contract manufacturing में जो है Amber, Dixon, PG Electroplast, so what they do, they are also the back end में काम करते हैं, but they make the full thing and then they supply. Why are you only focusing on the components? सर हम उस कैटेगरी में नहीं वेंचर करना चाहते. वी वॉन्ट टू बी अ प्रिसिशन manufacturing ancillary to my customers. We don't want to be a complete product manufacturer. अगर मैं product manufacturer बन जाऊंगा तो मुझे B2C कैटेगरी में ज़्यादा जाना पड़ेगा. Currently I am working in B2B कैटेगरी में. मेरे पेमेंट साइकिल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेरे पेमेंट
टर्म्स बहुत अच्छे हैं, मेरे रिस्क बहुत कम हो जाते हैं जब हम लोग इन कंपनीज़ के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं इन कंपनीज़ का ट्रस्ट अभी कर पाया हूँ। नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी विथ ऑल देयर डिज़ाइंस एंड ऑल दोज थिंग्स। Right. अभी मैं इनके कंपोनेंट्स का एक्सपर्ट बन गया हूँ, तो मैं मेरा चेयर चालू कर दूंगा, तो दैट विल बी अ वेरी बिग ट्रस्ट ब्रेकिंग फैक्टर एंड विच कैन एक्चुअली हार्म माई बिजनेस, सो वी डोंट वांट टू डू I'm दैट। not saying कि you start your own brand. It's something I'm saying कि fully manufacturing all the things and then supplying to them, वो अपना logo लगाएंगे. So let me give an example. Let's say Amber manufacture AC for Hitachi and all. So full product बनाया and then they supplied and Hitachi ने logo लगा दिया. अंडरस्टूड सर, वाइट लेबलिंग Right, जैसे white labeling बात है, कर right, रहे हैं right. आप, बट इस केस में सर इनका जो थॉट प्रोसेस है, ये दे वांट टू हैव स्मॉलर फैक्ट्रीज इन ईच लोकेशन, तो ये लोग असेंबली खुद करना चाहते हैं मैक्सिमम। Okay. तो हम लोग इनको जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स दे रहे हैं, इसमें भले ही बहुत कम असेंबली लगती है, 4-5 स्टेशन में तो इनका पूरा चेयर बन जाता है, बट दे स्टिल वांट टू कीप दैट असेंबलीज विद देम बिकॉज दे वांट टू डू अ फाइनल क्वालिटी चेक। वारंटीज का जो क्लॉज है इनका 15 साल का वारंटी है, दे वांट टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कम्स टू देयर फैक्ट्री, इट इज चेक्ड थरली एंड देन ओनली इट गोज टू द यूजर, सो दैट फील्ड से कोई कंप्लेंट ना वापस आए उनके पास में। इनका ब्रांड वैल्यू हाई है, दे डोंट वांट such things to happen, but eventually in the future this is always an opportunity. If my customer tells me to do that, definitely I'll be interested. Okay. अथर्वा का मार्केट शेयर कितना है इन द प्रीमियम ऑफिस चेयर सेगमेंट? मार्केट शेयर अगर मैं मेरे कस्टमर एंड की स्कोप की बात करूँ तो 100% आज के डेट में, फॉर व्हाट डोमेन वी आर वर्किंग इन। अदरवाइज सिंस वी आर नॉट इन द B2C कैटेगरी, तो हम लोग मार्केट शेयर ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे उसमें। बट आई एम नॉट स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में कोई और कंपनी क्यों नहीं कर पा रही जो आप कर सकते। लेट से मेरे पास 50-100 करोड़ है, बहुत सारे बिजनेसमैन के पास है, क्या हिंड्रेंस आ रहा है कि मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता? ऐसे हिंड्रेंस कुछ नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरा जो क्लाइंटेल है, आफ्टर 6-7-8 years वर्किंग विद अस, किसी और के पास में क्यों जाएगा? दे डोंट हैव अ रीज़न टू गो टू समबडी एल्स बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग। मुझे पिछले साल मेरे 2 बड़े क्लाइंट्स ने एशिया लेवल पे प्रीमियर सप्लायर्स के अवार्ड्स से रिकग्नाइज किया हुआ है। सो लाइक आई सेड, वी आर परफॉर्मिंग, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स अच्छे सेटल्ड है उनके साथ में, हमारे डिलीवरीज अच्छे हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई दे शुड मूव। अच्छा, सेकेंडली, व्हाट द अदर कंपटीशन इज़ गोइंग टू ऑफर? डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है उनके पास में, दे आर न्यू इन दिस कैटेगरी एंड उनके बुक्स में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स या असेंबलीज उनसे ले रहा है, विच इज़ लाइक द ग्लोबल जाइंट काइंड ऑफ कैटेगरी। तो इस रीज़न के वजह से हमारा जो स्विचिंग कॉस्ट है फॉर द कस्टमर, हमारे कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट जो है, सर्टिफिकेशन जो है, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर में, बट हमारे पास में एक फुल स्टैक सर्टिफिकेशन जिसमें हम लोग सिर्फ ISO नहीं, बट इस ISO से आगे चल के भी देर आर सर्टिफिकेशंस विच आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग क्वालिफाइड टू दीज काइंड ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स, जिसमें एक सेडेक्स करके सर्टिफिकेशन है। ये सेडेक्स जो सर्टिफिकेशन है, इसके लिए द ऑडिटर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कंप्लायंसेस इन योर फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस हो, लेबर के कंप्लायंसेस हो या बिजनेस के कंप्लायंसेस हो, ऑल दीज आर चेक्ड। ISO ये बिल्कुल चेक नहीं करता, ISO आपके स्टैंडर्ड सिस्टम्स चेक करेगा। तो ISO तो कोई मतलब एक जनरल स्टोर वाला भी कंपनी ISO ले सकता है, बट सेडेक्स उन्हीं के पास में होता है जिनके पास में एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं। और ये सब कंप्लायंसेस मेरे कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी एथिकल इन देयर ओन बिजनेस एंड दे वांट देयर वेंडर्स टू बी वेरी एथिकल फॉर दिस। अगर आप देखेंगे ना तो ISO वाली कंपनीज कम है, उसमें तो सेडेक्स वाली कंपनीज तो बहुत ही गिनी चुनी है इन दिस डोमेन। सेकेंडली, दे डोंट हैव द डोमेन एक्सपर्टाइज जो हमारे पास में अभी 8 साल से है। सो देर इज़ नो रीज़न वाई समबडी विल कम इन दिस सेक्टर एंड रिप्लेस अस। Okay. And अभी on the one side we are seeing that जो IT giants हैं, if you look at जो Oracle है, I'm talking about the global level, they are doing the layoff because AI automate कर रहा है चीज़ें. Correct. On the other hand, they are opening the GC center in India. Correct. So how do you see this? चल क्या रहा है ये?
एक्चुअली ये क्या हो रहा है ना, सी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का जो इंडिया में ओपन करने का जो फंडा है या रीज़न है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन आईटी, इट इज़ एक्चुअली फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग. इनको इंडिया के जो आज के डेट में एम्प्लॉयज़ का जो प्राइस पॉइंट है, दैट इज़ वेरी लुक्रेटिव फॉर देम. That is the reason why they are employing a lot of Indians in their GCCs to do that kind of a work which can be done in almost 1/4 of the cost जो US में या यूरोप में कॉस्ट पड़े. That is the reason why ये GCCs बहुत अमेजिंग लेवल पे इंडिया में आ रहे हैं. आईटी में जो ले ऑफ्स और वो सब जो एआई के वजह से हो रहा है, दैट इज आई कैन से रूटीन पार्ट ऑफ एक इंडस्ट्री में एक सैनिटाइजेशन होता है, वैसे एक रूटीन पार्ट से हो रहा है. बट अगेन जैसे मैंने बोला कि मेरे जो क्लाइंट्स है दे आर एमएनसी कंपनीज, उनके पास में मार्केट रिसर्च जो है, ऑफकोर्स मेरे से बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च है, वो अपनी फैक्ट्रीज को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न वाई जब हम लोग बिजनेस पार्टनर मीट्स में मिलते हैं तो दे गिव अ 5-year फोरकास्ट कि हाउ दे आर गोइंग टू ग्रो इन द मार्केट. दैट इज़ द रीज़न वाई ये सब फैक्टर्स उन्होंने भी कंसिडर करके दे हैव अराइव्ड एट सर्टन नंबर्स. दैट इज़ द रीज़न वाई वी फॉलो देम ब्लाइंडली इन दिस कैटेगरी. अगर वो ग्रो होंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ग्रो विद देम. Are you also using AI in your organization? सर हम लोग AI एज अ पार्ट ऑफ आवर जो हम लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें एक छोटे पार्ट में डेफिनेटली AI यूज़ होता है. हम लोग अभी मशीन्स को हम लोग इंडस्ट्री 4.0 के नॉर्म्स पे चला रहे हैं, सो दैट वी गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द मशीन, जो भी करेक्शंस हो रही है, एंड उसको हम लोग क्लोज लूप करके AI के हेल्प से वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज ऑन आवर प्रोडक्शन की इसको कितना ऑटोनोमस किया जाए. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज वी आर डूइंग कंटिन्यूसली. Okay. अनुजीत, you highlighted that you will be focusing on export से. अभी करंट रेवेन्यू में बहुत कम पोर्शन है. एक्सपोर्ट साइड इफ यूल सी हमारा रुपी का हालत ख़राब है, ऑल्दो इट्स बेनिफिशियल फॉर एक्सपोर्ट, बट अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ ऑयल का प्राइस देख लो एंड टेरिफ देख लो. सो व्हाई डू यू सी एक्सपोर्ट एज अ बिग अपॉर्चुनिटी? See, export is always going to be an opportunity for India because जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि चाइना +1 वाला जो ऑप्शन था, that is a reason or the driving force behind the export boom in India. Secondly क्या है ना, वर्ल्ड का अगर आप कंजम्पशन मैट्रिक्स देखेंगे तो US is the biggest consumer. There is no manufacturing factories in the US. तो US has to be dependent on somebody. पहले वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था. अभी टेरिफ के सिचुएशन के वजह से चाइना इज़ ऑलरेडी इन द 30-35% के ड्यूटी ब्रैकेट में या टेरिफ के ब्रैकेट में आ चुका है. तो देयर प्रोडक्ट्स हैव बिकम एक्सपेंसिव. चाइना में एनीवेज लेबर कॉस्ट आर ग्रोइंग अप. That is why they are becoming more and more difficult or more and more expensive in their products. Secondly, India का price point is also very good. Secondly, India में opportunity is good. And third, India का tariff जो US के साथ में settle हुआ है, it is still comparatively better than China. That is the reason why India का supplier का ecosystem strong है. So exports India से होने ही वाले हैं. whatever the situation भी, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होता है और क्रूड के प्राइसिंग से प्लास्टिक्स इफेक्ट होता है तो वो सभी को इफेक्ट हो रहा है. वो चाइना को भी इफेक्ट हो रहा है, इंडिया को भी इफेक्ट हो रहा है. तो उसमें से भी इंडिया इज़ परफॉर्मिंग बेटर बिकॉज अपने टेरिफ के सिचुएशंस बेटर है. रिलेशनशिप्स जो इंडिया ने बनाए हुए हैं इवन विथ यूरोपियन कंट्रीज़ जो अभी FTAs आए हुए हैं, तो दैट गिव्स अ बेटर लेवरेज फॉर अस ऑल्सो एंड आवर क्लाइंट्स ऑल्सो. सो टू डू एक्सपोर्ट्स इन यूरोपियन मार्केट्स, मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स एंड डेफिनेटली इन द US मार्केट. सो लेट्स से इफ द टेरिफ जो भी है सब पे इक्वल हो जाता है और रिमूव हो जाता है, देन इट कुड बी अ मतलब डेंट ऑन योर बिजनेस जो एक्सपोर्ट साइड से दैट यू आर थिंकिंग. अभी टेरिफ के पहले ही माय कस्टमर दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज. टेरिफ तो पिछले साल की बात है, ये तो 4-5 साल से इंडिया में इन्होंने फैक्ट्रीज अपने एस्टैब्लिश की है. तो उसका रीज़न एक ही था कि दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन चाइना. कोविड ने उनको एक लेसन दे दिया था कि उनका पूरा प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा इफ़ they are completely dependent on China.
दैट इज़ द रीज़न वाई ये China+1 सोर्सिंग स्ट्रैटजीज इम्प्लीमेंट हो गई. एंड अभी टेरिफ का सिचुएशन इज जस्ट वन मोर हडल टू चाइना फॉर डूइंग बिजनेस विद बिगर कंट्रीज लाइक US. एंड फॉर इंडिया इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. ये सारी इंडस्ट्रीज बेनिफिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस China+1. एवरी कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई एग्जैक्टली. बिकॉज कोविड में जो हिट हुआ. करेक्ट. एंड योर रॉ मटेरियल जो है जो दैट माइट बी लिंक टू ऑयल प्राइस, राइट? एंड अभी जो ऑयल का प्राइस था फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आर गाइडिंग की Q1 एंड Q2 में मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं. जी. सो यू हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद योर कंपनी दैट यू विल बी पासिंग ऑन द प्राइस और आपको मार्जिन हिट होगा इन Q1 एंड Q2. यस, वेरी वेल सेड. हमारे जो प्लास्टिक्स या पॉलीमर के प्राइसिंग है डेफिनेटली इट इज डिपेंडेंट ऑन क्रूड. सबसे वोलाटाइल यही मटेरियल होता है. क्रूड हो, करेंसी हो, जियोपॉलिटिकली कोई भी सिचुएशन आता है तो फर्स्ट कमोडिटी टू गेट अफेक्टेड इज पॉलीमर्स. तो उससे क्या हो रहा है ना, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, आज अच्छा डॉलर है, अच्छा क्रूड है, स्टिल वी बिल्ट इन आवर कॉन्ट्रैक्ट सर्टन टर्म्स विच सेज दैट सो एंड सो नंबर के ऊपर अगर कुछ वेरी होता है तो आर प्राइजेस गेट ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड. सो ये कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ड होने के वजह से वी डोंट गेट अफेक्टेड इवन इफ द पॉलीमर प्राइजेस आर डबल्ड. इट इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ इन द एग्रीमेंट. बट थोड़ा लैग इफेक्ट आएगा, राइट? लैग इफेक्ट आता है, कभी कभी अवेबिलिटी का इश्यूज आता है. ऑल दिस चैलेंजेस तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ही है. तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ SOPs हमारे पास में है, तो वी यूज़ दैट टू मिटिगेट दीज काइंड ऑफ इश्यूज. एंड आप लोग हेज करते हो रॉ मटेरियल को? डेफिनेटली हेजिंग भी करते हैं, इन्वेंट्री भी कैरी करते हैं. कितना परसेंटेज, लेट्स से 100 रुपये का रॉ मटेरियल आई एम हैविंग इन द फैक्ट्री, कितना परसेंटेज इज हेज्ड? 25% इज हेज्ड, नॉट मोर देन दैट. बट इन्वेंट्रीज हम लोग रखते हैं. वी विल एंश्योर दैट वी हैव इन्वेंट्रीज इन आवर फैक्ट्री टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 45 days to 50 days का इन्वेंट्री कैरी करते हैं. बिकॉज मेरे जो क्लाइंटल है दे आर वेरी वेरी कमिटेड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज. एक बार वो कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो दे डोंट वांट फेलियर्स इन डिलीवरिंग दैट. बिकॉज ऑफिस बन रहा है, सब कुछ सेट हो गया लेकिन चेयर्स नहीं है, तो पीपल कैन नॉट स्टार्ट यूजिंग दैट ऑफिस. तो दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस कि इन्वेंट्री कैरी करना है. Okay, let's come to the financials. So your revenue went from 45 crore to 49 crore. I am analyzing the numbers. अभी exact numbers तो नहीं है. Last 2-3 साल का I'm talking about. This comes to roughly 3 से 4% का CAGR in the revenue, right? So if you are talking about that जो premium office segment है वो 19% से grow कर रहा है, you have such high growth rate across the industries. Why are you having such a less growth? सर रेवेन्यू का ग्रोथ अगर देखा जाए तो हम लोग स्ट्रैटेजिकली क्या कर रहे थे, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे थे. लाइक आई सेड आई वाज मोर इनटू द होम अप्लायंस कैटेगरी. उसका बिजनेस मैं कम कर रहा था. आई डिड नॉट डू एनी कैपेक्स. मेरे पास में 17 मशीन्स थी, मैं 17 मशीन्स पे ही ऑपरेट कर रहा था. मैंने धीरे धीरे क्या किया, मेरा होम अप्लायंसेस का बिजनेस का आई स्टार्टेड सरेंडरिंग दैट बिजनेस एंड आई स्टार्टेड टेकिंग मोर द प्रीमियम प्रोडक्ट्स इनटू माय पोर्टफोलियो. उससे मेरा पोर्टफोलियो एनहांस हो गया, मेरे पास में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आ गए एंड उसी रेवेन्यू के अंदर में मेरे मार्जिन्स अच्छे से एक्सपांड होने लग गए. दैट इज़ द रीज़न वाई फॉर लास्ट 3 years वी वर वर्किंग वेरी हार्ड टू इम्प्रोवाइज आवर प्रोडक्ट मिक्स. अभी मेरा रनवे रेडी है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम हियर और आपको एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखेगा. ओके, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? अभी इनिशियली वी हैड ऑलमोस्ट 78% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा, but recently we have added more machines to the factory and we have added more, I can say 18 to 20% कैपेसिटी हमने एडिशनल कर दी है. तो ये अभी कितने साल का रनवे आपके पास? ये मेरे पास में 3 साल का रनवे है. अच्छा, 3 साल का रनवे अब है. अब कोई कंस्ट्रेंट नहीं आ गया इन द रेवेन्यू ग्रोथ? दिस कैपेसिटी व्हाट वी हैव डन, इसके बाद एक और राउंड ऑफ कैपेक्स वी आर गोइंग टू डू. दिस विल कम विद द IPO प्रोसीड्स. वंस दैट इज डन मेरे पास में 3-3.5 साल तक वी विल नॉट रिक्वायर एनी मोर कैपेक्स. फर्दर कैपेक्स नहीं होगा, राइट? एंड आई कैन सी योर EBITDA मार्जिन्स लास्ट 3 साल में 10% से 19% हो गए. एज यू सेड यू वर चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स. करेक्ट. सो इज दिस अ सस्टेनेबल नंबर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि वी अंडरस्टूड कि अगर हम लोग
बेसिक कैटेगरी से निकल के हम लोग अगर इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी में जाते हैं, वहाँ जहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज़ लीडिंग द बिजनेस, वी कैन एक्चुअली हैव बेटर मार्जिन्स because of the high value components that we are doing, because of the design and developed components that we are doing. Abhi my next phase of growth that is actually going to come from innovative products, jahan pe we will be making products for our customers, we will be designing products for our customers. तो उस सेगमेंट में वी विल बी हैविंग मोर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड. सो ये जो इबिटा मार्जिन्स है अभी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि इसको और बेटर कैसे बनाया जाए. नंबर यू वांट टू कोट 19% से I would say we will be having an addition of almost 5 to 6% in the EBITDA margin in 1.5 years time. Okay, when my business for direct export starts, this is going to exponentially add up to the margins. Okay. मैंने कैपेक्स कर लिया, एक सेट ऑफ कैपेक्स IPO के बाद में आएगा. सेकेंडली मैंने बहुत सारा डेवलपमेंट करा है मेरे कस्टमर्स के लिए चेयर सेगमेंट में. तो जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ मॉडल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरा रेवेन्यू जो है वो डबल होगा विथ वन कस्टमर. ये दिस इज़ गोइंग टू गो मल्टीपल फोल्ड्स. तो दैट इज़ द रीज़न वाई इन्होंने हमको जो प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू ग्रो बाय 80%. एंड योर जो अभी रेवेन्यू का ओवरऑल पाया 50% आ रहा है प्रीमियम ऑफिस सेगमेंट से, राइट? करेक्ट. एंड रिमेनिंग 25 ईच. करेक्ट. हाउ विल इट लुक लाइक 2-3 साल डाउन द लाइन? 2-3 साल डाउन द लाइन 55% ऑफ आवर रेवेन्यू इज गोइंग टू कम फ्रॉम द प्रीमियम सेक्टर. 25% of our revenue is always going to come from the export business. वहाँ से 25% and remaining will be home appliances plus other. We have long list of customers जो कुछ अलग अलग products भी बनाती है, automotive है and all these kinds. तो remaining revenue will be from that sector, which should not be more than 20%. Anujit, why are you doing the IPO right now? Is it just to unlock the value? अभिषेक जी, द इंटेंशन ऑफ डूइंग द IPO, इसके पहले एक जो हार्डवर्क हमने किया हुआ है टू ब्रिंग द कंपनी टू दिस लेवल, जो ऑर्डर्स इन हैंड हमारे पास में है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दैट वी आर फोर्सिंग फॉरवर्ड, इन सब चीज़ों की वजह से वी आर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स टू डू कैपेक्स. सो दैट एक बार वो राउंड ऑफ कैपेक्स मेरा हो जाता है, I will be in a position to execute whatever we are forecasting. That is the reason why हमको IPO से या इक्विटी से फंड रेज करना इम्पोर्टेंट लग रहा है. बट फंड्स तो डेट से भी आते हैं. Why are you not preferring debt? Okay, so इफ़ यू टॉक अबाउट डेट, पिछले साल हम लोग डेट फ्री हो गए थे. Okay. ये साल हमने एक डेट ऑलरेडी बैंक से रेज कर दिया था बिकॉज मेरे डिमांड्स ऑलरेडी बढ़ गए थे एंड वी नीडेड कि कैपेक्स जल्दी कर पाए. तो 1 राउंड ऑफ कैपेक्स इज ऑलरेडी डन थ्रू डेट. अभी जो IPO प्रोसीड्स भी आ रहा है उसमें से 1 पोर्शन वी आर अगेन टेकिंग दिस एंड पेइंग ऑफ द डेट. वी वांट टू बी अ डेट फ्री कंपनी इन द लॉन्ग रन. ऐसे क्लीन बैलेंस शीट्स मेरे कस्टमर्स को भी पसंद है. सेकेंडली, सी, डेट कैन सर्व एज अ स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म ग्रोथ्स. बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जर्नी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी फंडिंग और फाइनेंसिंग आई थिंक इज़ अ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन फॉर दैट. सेकेंडली, हमारे जो customers है, they are all big customers. They like to see a company which is listed in the public domain, because जो ट्रांसपेरेंसी उसके बाद में हम दे सकते हैं, जो कंप्लायंसेस हम लोग दिखा सकते हैं, एंड द बेटर गवर्नेंस दैट कम्स इनटू पिक्चर वंस द कंपनी इज लिस्टेड, ये सब हमारे कस्टमर को एक और ट्रस्टवर्दी पार्टनर हमको बोल सकते हैं. अनुजीत, आप 27 करोड़ रेस कर रहे हो, इसमें से कितना ऑफर फॉर सेल है? नहीं, एवरीथिंग इज़ अ फ्रेश इशू, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है. एंड अभी प्रमोटर कौन है कंपनी का? मैं एंड मेरे फादर दोनों प्रमोटर. 100% ओन करते हो? यस. पोस्ट IPO लिस्टिंग पे कितना परसेंटेज होगा शेयर होल्डिंग आप लोग का? 74% हमारे पास में होगा. ओके. Anujit, let's play a rapid fire round. Are you ready? Yeah, sure. If Anujit is not in the polymer business, तो आप कौन से बिजनेस में होते हैं? अगर पॉलीमर में नहीं होता, अगर पॉलीमर इंजीनियर भी नहीं होता, तो फिर मैं डिज़ाइनर होता, बिकॉज आई लव डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स, आई लव बीइंग इन द डिज़ाइन फील्ड. Okay. What is the one biggest risk in your company?
सी अगर मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, अगर रिस्क बिजनेस में देख रहे हैं, एंड सिंस वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, द रिस्क इज ऑलवेज फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, वॉर्स है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दैट इज ओनली रिस्क. अदरवाइज एवरीथिंग वी कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ, और वी कैन एक्चुअली मिटिगेट. सम थिंग्स दैट वी कैनॉट मिटिगेट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. Outside of your control. करेक्ट. One Indian entrepreneur that you admire the most. Entrepreneur, I can say I actually admire Mr. Gautam Adani the most, because what he has done in the last decade is phenomenal. And not India के अलावा, if I say globally. अगर ग्लोबली हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स एवरीबडी लाइक्स इलॉन मस्क. राइट. अभी उनका आईपीओ है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ. करेक्ट. But it is not just because he's actually creating wealth for everybody, but the way he is focused on innovations, ये सबसे ज़्यादा admiring लगता है मुझे. Okay. Yeah. What is the best business advice that you got ever, and from whom? So I'll talk about an advice given to me by by a company. एक French company मेरे पास में आई थी, बहुत पहले की बात है, when I was very young. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला था कि हमारे जो फैक्ट्रीज़ है वो इंडियन हॉस्पिटल से भी क्लीन होते हैं. तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी. मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि कोई हमारे हॉस्पिटल्स को ख़राब बोल रहे हैं, उनके फैक्ट्रीज़ को अच्छा बोल रहे हैं. बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यू हैव टू हैव योर फैक्ट्रीज वेरी वेरी क्लीन, नीट एंड टाइडी. तो ही ग्लोबल कस्टमर्स को आप मैनेज कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड रिटेन कर सकते हो. सो दिस वाज अ वेरी बिग एडवाइस, जिससे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था लुकिंग टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग. एंड यू इम्प्लीमेंट भी कर. ऑफ कोर्स मेरा फैक्ट्री अगर आप आएंगे ना तो यू कैन एक्चुअली हैव लंच ऑन द शॉप फ्लोर, ऐसा वाला मैंने करके रखा हुआ है. सो इट इज़ एज क्लीन एज दैट. विल श्योरली विजिट. एंड आप अपने ऑफिस में कौन सा चेयर यूज करते हो ब्रांड का फॉर योर पर्सनल यूज? सो आई एम पर्सनली यूजिंग स्टील केस का जेस्चर करके चेयर है. आई एम यूजिंग दैट इन माय ऑफिस. सो आफ्टर यू गॉट देम एज अ क्लाइंट, उसके बाद यू गॉट टू नो कि मुझे डिफरेंस है. मुझे भी तभी पता चला कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स आते हैं. एंड इसके पहले आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी अवेयर. तो दिस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं वो चेयर यूज़ करने के बाद में 2 साल हो गया मुझे यूज़ करके. अभी वो चेयर यूज़ करने के बाद में I don't think I can go back to any unbranded chair. Okay. What business advice would you give to a young entrepreneur जो hustle कर रहा है in his early stage of the career? First thing is I will tell him to focus on his basics, fundamentals पे काम करो, innovative रहो, keep your eyes open for new opportunities, but innovative opportunities. See, अभी जो business में जो disruptors है, they have come up with innovative ideas. You have to come up with such an idea जहाँ पे कुछ तो development हो, कुछ तो innovation हो. We cannot actually compete in the regular मतलब थिन मार्जिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करें. वैल्यू एडिशन पे फोकस करो एंड टेक रिस्क. रिस्क नहीं लोगे तो देन वही के वही रह जाओगे. What would be your message to your prospective investors? Because SME में क्या है, people have burned their money and डरते हैं लोग. So as a founder, what would be your message to them? I would just give them one message कि ड्यू डिलीजेंस अगर करेंगे किसी कंपनी का एंड देन यू चूज़ अ कंपनी, आई एम वेरी श्योर दैट इफ़ यू स्टे विद दैट कंपनी इन द लॉन्ग रन, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू. Okay, that's all the question I had. Thanks Anujit for answering all my question. It was pleasure speaking with you. Thank you Abhishek. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.